नमस्कार दोस्तों, अंकुश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपीपीसीएस, आरओ, एनटीपीसी और लेखपाल स्पेशल के लिए क्लास। आइए आज आप सभी के लिए साइंस के कुछ चुनिंदा सवालों को लेकर आया हूं। आइए और शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है। तो ध्वनि की आवृत्ति किसमें मापी जाती है? तो आवृत्ति जो होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें? तो आप बता देंगे हर्ट्ज। दूसरा प्रश्न आता है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्यान रखिए, ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो आप बता देंगे कि डेसिबल में मापी जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न हमारा कि आवर्तकाल का मात्रक क्या है? तो आवर्तकाल का वही मात्रक है जो समय का मात्रक है। और समय का मात्रक क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो आप बता देंगे कि आवर्तकाल का जो मात्रक है वो सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न आया है, चौथा प्रश्न कि बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो आप बता देंगे न्यूटन होता है। पांचवा प्रश्न आ रहा है हमारा, कार्य का मात्रक क्या है? तो आप बता देंगे कि कार्य का मात्रक क्या होता है? तो आप बता सकते हैं न्यूटन, और न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन गुणे मीटर, या फिर हम इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आप बता देंगे कि न्यूटन या मीटर, न्यूटन मीटर या जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, क्योंकि कार्य जो होता है बल गुणे विस्थापन होता है, और बल का मात्रक आप लिख चुके हैं न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, इसलिए न्यूटन गुणे मीटर, या फिर हम इसे कह सकते हैं जूल। ठीक है। अब आता है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। ध्यान रखिए इसको। और 7 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक बताइए। विभवांतर का मात्रक क्या है? तो विभवांतर का मात्रक है आपका वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। ये जो प्रश्न आपके हैं ये एनसीईआरटी की बुकों से आपके प्रश्नों को तैयार किया जा रहा है, और वही प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। प्रश्न नंबर 8 है, जूल को अर्ग में बदलो। तो जूल को अर्ग में बदलो। जो जूल है वो एम के एस पद्धति का मात्रक है। एम के एस पद्धति का मात्रक, इसमें हम कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। और जो अर्ग है वो किसका मात्रक है? वो सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है। तो मीटर किलोग्राम सेकंड को हम सीजीएस पद्धति में चेंज करेंगे तो 1 जूल बराबर होता है, क्या होता है? ध्यान रखिए, 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। 10 की घात 7 अर्ग होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न जो 9 नंबर का प्रश्न है, न्यूटन को डाइन में बदलो। ठीक है। तो उसी प्रकार न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। 10 की घात 5 डाइन होता है। ठीक है। ये दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 10 नंबर का प्रश्न आता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसके लिए मैंने आपको ट्रिक लिखा रखी है कि क्षमा बड़ी सत लंब ततर। तो क्षमा मां से माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका है वो सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। और बड़ी सत से हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो लंब ततर होता है। ततर माने तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका है वो सबसे लंबी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका है। बड़ी कोशिका जो है वो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका है। अब आता है सबसे बड़ा फूल। इसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक लिखा रखी है
कि बड़ा है रिफ्ले छोटा ऊल, बड़ा है रिफ्ले छोटा ऊल, ऐसे होते देखो फूल। तो यहाँ पर आप बता देंगे बड़ा है रिफ्ले, तो रिफ्लेसिया, रिफ्ले रिफ्लेसिया, और छोटा ऊल, ऊल से हो गया उल्फिया, उल्फिया। अब आता है 15 नंबर का प्रश्न है कि सबसे बड़ा बीज कौन सा है? तो बड़ा है लूडो छोटा किड, ऐसे होते देखो बीज। बड़ा है लूडो, लूडो माने लूडोसिया, लूडोसिया, लूडोसिया बीज होता है वो सबसे बड़ा बीज होता है। और सबसे छोटा बीज जो होता है वो आर्किड का बीज होता है। किसका होता है? आर्किड, आर्किड का बीज होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर के प्रश्न पर पहुंचते हैं। और 17 नंबर का प्रश्न क्या रहा है कि सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसमें होती है? तो सर्वाधिक पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है वो यकृत में होती है। किसमें होती है? तो आप बता देंगे यकृत, यकृत अर्थात लीवर। ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न आता है आपके सामने और कहा जा रहा है कि सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता किसमें होती है? तो आप बता देंगे सबसे कम जो होती है वो मस्तिष्क में। किसमें होती है? मस्तिष्क, मस्तिष्क में सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता होती है। 19 नंबर का प्रश्न है, वो कह रहा है कि वयस्क मनुष्य में अस्थियां कितनी होती है? तो वयस्क मनुष्य में जो अस्थियां होती हैं वो होती हैं 206। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है 20 नंबर का प्रश्न कि नवजात शिशु में अस्थियां कितनी होती हैं? तो आप बता देंगे लगभग 300। कितनी होती है? लगभग 300 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर का प्रश्न कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो है थायराइड। कौन सी है? थायराइड। ठीक है, थायराइड। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रुधिर का थक्का बनने का समय क्या है? रुधिर का थक्का कितने समय में बन जाता है? तो आप बता देंगे 3 से 5 मिनट, 3 से 5 मिनट में, 3 से 5 मिनट में रुधिर का थक्का बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर का प्रश्न कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? तो आप बता देंगे AB, AB समूह का जो रुधिर होता है वो सर्वग्राही। और नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सर्वदाता रुधिर कौन सा है? तो सर्वदाता O समूह, जो O समूह होता है वो होता है क्या? तो आप बता देंगे कि वो सर्वदाता होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो आप बता देंगे सबसे बड़ी जो धमनी है वो है एब्डोमिनल, एब्डोमिनल एरोटा। कौन सी है? एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल एरोटा। सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है? तो एब्डोमिनल एरोटा। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो पैरोटिड। कौन सी है? पैरोटिड। पैरोटिड लार ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो आप बता देंगे 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 28 नंबर का प्रश्न है कि श्वसन पर नियंत्रण किसका होता है? तो आप बता सकते हैं पॉन्स बैरोलाई। किसका होता है? श्वसन पर नियंत्रण जो होता है पॉन्स बैरोलाई का। पॉन्स बैरोलाई कहां पर पाया जाता है? तो ये मस्तिष्क का भाग होता है। और
29 नंबर का प्रश्न आता है कि सबसे छोटी अस्थि कहाँ पर पाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं सबसे छोटी अस्थि जो है वो एसटीपी है। कौन सी है? एसटीपीज। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो मध्य कर्ण में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो आप ध्यान रखिए, मध्य कर्ण माने कान में पाई जाती है। 30 नंबर का प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? सबसे छोटी अस्थि एस्टिपीज है और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो फीमर। कौन सी है? फीमर। फीमर अस्थि सबसे बड़ी है और कहां पर पाई जाती है? तो आप बता देंगे कि जांघ में पाई जाती है। कहां पर? जांघ। जांघ की अस्थि है। 31 नंबर का प्रश्न आता है पेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो आप कई बार पढ़ चुके हैं कि पेशियों की कुल संख्या जो है 639। कितनी? 639। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है 32 नंबर का प्रश्न कि सबसे बड़ी WBC यानी कि श्वेत रुधिराणु कोशिका जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है? तो आप बता देंगे मोनोसाइट। कौन सी है? मोनोसाइट। मोनोसाइट। और जो छोटी श्वेत रुधिर कोशिका है वो कौन सी? तो आप बता देंगे लिम्फोसाइट। कौन सी है? लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर का प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो होता है 120 दिन। 120 दिन। और अंतिम प्रश्न है हमारा 35 नंबर का प्रश्न कि WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। कहीं कहीं आपको 5 दिन भी लिखा मिलेगा, तो आप ध्यान रखिए 2 से 4 दिन। अगर 5 दिन लिखा मिलता है तो आप लिख दीजिए कि 2 से 5 दिन। वैसे 2 से 4 दिन होता है। ठीक है। आज ये थी हमारी छोटी सी क्लास जो साइंस से संबंधित प्रश्नों की थी। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप अवश्य करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।